आज हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत मुद्रा बाजार के संतुलन का अध्ययन करेंगे। मुद्रा बाजार के संतुलन के लिए ये आवश्यक है कि मुद्रा बाजार के दोनों पक्षों मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति दोनों का हम पहले अध्ययन कर लें और फिर दोनों के संतुलन के माध्यम से मुद्रा बाजार में संतुलन स्थापित करेंगे। मुद्रा बाजार में जहाँ तक मुद्रा की मांग पक्ष की बात है, मुद्रा की मांग लोग मुद्रा को अपने पास रखने के लिए करते हैं ताकि उस मुद्रा से वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। यहाँ एक बात ध्यान दें कि बाज़ार में यदि कीमत स्तरों में परिवर्तन होते हैं, कीमत में वृद्धि होती है, तो पहले जितनी वस्तुओं सेवाओं को खरीदने के लिए हमको पहले से ज़्यादा मुद्रा की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हम इस विश्लेषण में ये प्रयास करेंगे कि मुद्रा मूल्य स्तर को भी मुद्रा की मांग से संबंधित करेंगे और यहाँ तक प्रयास करेंगे कि मूल्य स्तर में होने वाले परिवर्तनों को हम एक तरह से वास्तविक रूप में प्रदान कर दें और ऐसा करते समय हम मुद्रा की जो नकदी मांग है उसमें मूल्य स्तर से भाग देकर उसके वास्तविक शेष या मतलब रियल मनी बैलेंसेज को प्राप्त कर सकते हैं। और इस रूप में मुद्रा की मांग का अर्थ मुद्रा के वास्तविक मौद्रिक शेषों से है। तो हम ये देखें कि मुद्रा की मांग कितनी की जाती है और किन तत्वों से ये प्रभावित होती है। मुद्रा की मांग को हम मुख्यतः दो चीज़ों से प्रभावित मानते हैं। एक है आय का मतलब राष्ट्रीय आय, देश की आय, कुल आय, और दूसरा है ब्याज दर। आय और मुद्रा की मांग में धनात्मक संबंध होता है। राष्ट्रीय आय का स्तर बढ़ता है, आय का स्तर जब बढ़ता है तो लोगों के व्यय भी बढ़ते हैं और उसके लिए उन्हें पहले की तुलना में ज़्यादा मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए कहा जाता है कि दोनों में धनात्मक संबंध है। अब एक प्रश्न और उठता है कि ये आय से किस रूप में संबंधित है। तो सामान्य तौर पर स्वीकार किया जाता है कि अल्पकालीन स्थितियों में कुल राष्ट्रीय आय का सामान्यतः एक निश्चित अंश जो है लोग मुद्रा के रूप में अपने पास रखने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से कुल वास्तविक मौद्रिक शेष जो है वो हमारी कुल राष्ट्रीय आय का एक अंश होता है और ये अंश भी निश्चित होता है। तो इस और दोनों के बीच धनात्मक संबंध होता है। इसी तरह से ब्याज दर के संबंध में जब हम देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि ब्याज नकद शेष अपने पास जो रखे रहते हैं उसी को उधार दे के लोग जो है ब्याज का लाभ कमाते हैं। यदि ब्याज की दरें कम होती हैं तो पैसा उधार देने पर या मुद्रा उधार देने पर जो ब्याज मिलती है वो उसकी राशि छोटी होती है, और जब ब्याज दरें ज़्यादा होती हैं तो रुपया उधार देने पर ज़्यादा ब्याज या ज़्यादा लाभ मिलता है। इसलिए लोगों में ये प्रवृत्ति होती है कि जब ब्याज दरें कम होती हैं तो वो अपने पास मुद्रा ज़्यादा रखते हैं, उधार कम देते हैं, और जब ब्याज की दरें ज़्यादा होती हैं तो अपने पास मुद्रा की मात्रा कम रखते हैं और रुपये को उधार पर देते हैं। तो इस प्रकार से ब्याज दर और मुद्रा की मांग के बीच जो है वो विपरीत संबंध होता है, दोनों में ऋणात्मक संबंध होता है। कम ब्याज दर होने पर मुद्रा की मांग ज़्यादा होती है और ज़्यादा ब्याज होने पर मुद्रा की मांग कम होती है। और इस संबंध को हम लोग एक समीकरण के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। आय और ब्याज दरों के दोनों संबंध को
यहाँ हम देखने का प्रयास यदि करें तो इस संबंध को हम इस रूप में लिख सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है L = KY - HY। L जो है ये मुद्रा की मांग है, मुद्रा को वास्तविक शेषों की मांग है, और Y जो है ये आय है, I जो है ब्याज दर है, K जो है वो इस आय का एक अंश है जो स्थिर है, और इसी तरह से H भी एक गुणांक है I का, वो भी स्थिर है। दोनों के मान 0 से ज़्यादा हैं। K and H आर > 0। यहाँ ये ध्यान दिला दें आपको कि आय का एक निश्चित अंश है, और इस प्रकार से जितनी भी हमारी राष्ट्रीय आय है उसके इस निश्चित अंश जिसको हमने K लिखा उससे गुणा कर दें तो ये पता चल जाएगा कि कुल कितनी मुद्रा लोग अपने पास नकद रूप में रखना चाहते हैं। दूसरी तरफ HI है, I ब्याज की दर है, और ब्याज दर और मुद्रा की मांग में ऋणात्मक संबंध है। ब्याज के कम होने पर मुद्रा की मांग जो है ज़्यादा होती है और ज़्यादा होने पर कम होती है, और कितनी होगी निर्भर इस पर करेगा कि ये H का मान कितना है। अगर H ज़्यादा है तो सीधा सा मतलब है H जो है वो मुद्रा के मांग की ब्याज दर के प्रति उसकी सेंसिटिविटी को ज्ञापित करता है, उसकी संवेदनशीलता को बताता है। सरल अर्थों में हम ये बता दें कि वो ये बताता है कि ब्याज दरों में परिवर्तन का मुद्रा की मांग पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है या कम प्रभाव पड़ता है। तो अगर H छोटा होगा तो कम प्रभाव पड़ेगा, H बड़ा होगा तो ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार से ये संबंध मुद्रा की मांग और आय और ब्याज दरों के मध्य है। हम इसको एक डायग्राम बना के दिखा सकते हैं। इस डायग्राम में हम देखें, यहाँ पर हमने मुद्रा की मांग को दिखाया है, डिमांड फॉर मनी है रियल टर्म में x अक्ष पर, और y अक्ष पर ब्याज की दर है। यहाँ पर हम जानते हैं कि ब्याज दर और मुद्रा की मांग में ऋणात्मक संबंध है। तो एक ऐसी स्थिति जब ब्याज की दर है I1 तो मुद्रा की मांग है L2, और ये बिंदु इससे संबंधित है E1। तो E1 बिंदु पर ब्याज दर है L1 I1 और मुद्रा की मांग है L2। अगर ब्याज की दर बढ़ जाए तो हम जानते हैं कि ब्याज दर बढ़ने पर मुद्रा की मांग घटेगी, तो मुद्रा की मांग ब्याज दर बढ़ के अगर I2 होती है तो मुद्रा की मांग L2 से घट के L1 हो जाती है, और इस प्रकार से E2 बिंदु पर हम होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण ये हम E1 से E2 बिंदु पर गए, तो यही बिंदु जो है दोनों को मिला के अगर हम वक्र खींचे हैं तो ये जो है हमारे मुद्रा के मांग का वक्र होगा। तो ये मुद्रा के मांग का वक्र है। E2 और E1 को मिलाकर ये जो रेखा खींची हुई है ये मुद्रा की मांग वक्र है। और इस मुद्रा का मांग वक्र पर एक चीज़ जाहिर है, स्पष्ट है कि इसके साथ एक निश्चित आय संबद्ध है। देखिए मुद्रा की मांग के साथ आय का एक स्तर होगा, ब्याज की एक निश्चित दर होगी, ब्याज होगी। यहाँ ब्याज दी हुई है, जब ब्याज I1 थी तो मुद्रा की मांग L2 थी, जब ब्याज दर बढ़ के I2 हो गई तो मुद्रा की मांग घट के L1 हो गई। और जब ऐसा हो रहा है तो ऐसा सब आय के किसी निश्चित स्तर पर हो रहा है। मतलब देश की एक आय राष्ट्रीय आय है, उस राष्ट्रीय आय की स्थिति में अगर ब्याज दर इतनी हो तो मुद्रा की मांग इतनी होगी, अगर ब्याज दर बढ़ के इतनी हो जाए तो मुद्रा की मांग उतनी होगी। तो वो आय का स्तर एक इसके पीछे छिपा हुआ है, और वो इस समीकरण में लिखा हुआ है। यहाँ नीचे देखिए लिखा हुआ है L डैश बराबर KY1 माइनस HI1। यहाँ y की जगह पर Y1 लिखा हुआ है। इसका मतलब है एक निश्चित आय का स्तर है, वो स्तर है Y1, उस आय स्तर पर मुद्रा की मांग है I1 ब्याज दर पर L2, I2 ब्याज दर पर L1, और ये इस मांग वक्र को इस वक्र द्वारा प्रदर्शित किया गया है। अब हम कह रहे हैं कि यदि आय का स्तर बढ़ जाए तो क्या होगा।
हम जानते हैं कि जब आय बढ़ेगी तो मुद्रा की मांग बढ़ेगी, दोनों के बीच धनात्मक संबंध है। तो ऐसी स्थिति में जब आय बढ़ेगी तो अगर आय बढ़ के y1 से y2 हो जाए, बढ़ के कह रहा हूँ, तो जब आय बढ़ेगी तो मुद्रा की मांग बढ़ेगी, और मुद्रा की मांग बढ़ेगी तो उन्हीं ब्याज दरों पर पहले की तुलना में ज़्यादा हो जाएंगी। इसका मतलब I1 ब्याज दर पर पहले इतनी मांग होती थी, अब बढ़ जाएगी, और बढ़ने का मतलब कि ये वक्र जो है आगे विवर्तित हो जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा। तो जब आय बढ़ती है तो मुद्रा का मांग वक्र जो है वो दाहिनी तरफ समानांतर रूप में शिफ्ट हो जाता है, विवर्तित हो जाता है। तो दो चीज़ें हमने देखी कि ब्याज दर के बढ़ने पर ये हमारा मांग वक्र जो है ये ऊपर से नीचे गिरता हुआ वक्र बनेगा, और आय के बढ़ने पर ये वक्र दाईं ओर विवर्तित होगा। तो मुद्रा का मांग वक्र ऊपर से नीचे दाईं तरफ गिरता हुआ होता है जब हम इस पर ब्याज की दर को प्रदर्शित करते हैं y अक्ष पर, और x अक्ष पर मुद्रा की मांग को प्रदर्शित करते हैं। और जब आय में वृद्धि होती है तो मुद्रा के मांग का जो वक्र है वो दाईं तरफ विवर्तित हो जाता है। तो और इस के आधार पर हम अब आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने मुद्रा की मांग की चर्चा की, अब हम मुद्रा की पूर्ति की चर्चा करेंगे। मुद्रा की पूर्ति का क्या अर्थ है, यहाँ ध्यान दें। मुद्रा का पूर्ति केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित होती है, और एक तरह से वो बहिर्जात चर है, मतलब इससे अलग है वो, उस पर ब्याज दरों का, आय के स्तरों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो स्वतंत्र रूप से केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित की जाती है, और किसी समय विशेष पर वो मुद्रा की जो पूर्ति होती है वो निश्चित होती है। लेकिन क्योंकि हमने मांग को वास्तविक शेषों के रूप में प्रदर्शित किया है, इसलिए हम मुद्रा की पूर्ति को भी वास्तविक शेषों के रूप में करेंगे। इसका मतलब जो मुद्रा की पूर्ति है उस पूर्ति को हम मूल्य स्तर से भाग देंगे, और इस प्रकार से मुद्रा की पूर्ति को हम वास्तविक बैलेंस के रूप में दिखाने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से मुद्रा की पूर्ति जो है वो M/P होगी, जहाँ पर M हमारी मुद्रा की पूर्ति है और P मूल्य स्तर है। और क्योंकि मुद्रा की पूर्ति स्थिर है केंद्रीय बैंक द्वारा, इस नाते हम M को स्थिर मानेंगे, और क्योंकि ये विश्लेषण पूरा अल्पकालिक है, और अल्पकालिक में अपेक्षा की जाती है, माना जाता है कि मूल्य स्तरों में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, इस नाते मूल्य स्तर को भी वहाँ पर स्थिर मान लिया गया है। और ये दोनों स्थिर हों तो दोनों को हम M'/P लिख सकते हैं। ये M के ऊपर जो छोटा सा एक लाइन खींचती है, खंड जिसको हम कहते हैं, ये इंगित करता है कि ये स्थिर है और इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो M भी स्थिर है, P भी स्थिर है, और दोनों का अनुपात भी स्थिर होगा। इस नाते मुद्रा की पूर्ति का वक्र भी स्थिर होगा, ब्याज दरों से बिल्कुल ये निरपेक्ष होगा, ब्याज दरों के घटने बढ़ने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए मुद्रा का पूर्ति वक्र M/P लंबवत होगा, वर्टिकल होगा, और ब्याज दर चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, वक्र वैसे ही रहेगा अपरिवर्तित। तो मुद्रा का पूर्ति वक्र जैसा कि हमारे चित्र में दिखाया गया है M/P की तरह से होगा, ऐसे वर्टिकल बिल्कुल, और स्थिर होगा। मुद्रा के मांग वक्रों को हम वैसे ही अगर दो मुद्रा का मांग वक्र बना दें, और हमने देखा है कि ये मांग वक्र जो है ये ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण ये ऊपर से नीचे गिरते हुए वक्र बने हैं, और आय में वृद्धि के माध्यम से ये वक्र आगे की ओर विवर्धित हो गए हैं। और इस प्रकार से ये दो वक्र हमारे पास हैं, मांग के, और एक मुद्रा के पूर्ति का वक्र है। और अब हम देख सकते हैं, कहा जाता है कि संतुलन के लिए मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति बराबर होना चाहिए। और इस चित्र में दोनों मांग और पूर्ति पक्षों को बराबरी को यदि हम देखें तो हमारे पास दो ऐसे स्थितियां हैं, एक है E1 पर और एक है E2 पर। E1 पर जो हमारा L' मांग वक्र है उसको काट रहा है हमारा पूर्ति वक्र, और E2 बिंदु पर जो Y2 वाला वक्र है L' जिस पर आय की मात्रा बढ़ गई है उसको काट रहा है E1 बिंदु पर।
तो पहले वाले एल डैश मांग वक्र पर संतुलन का बिंदु है E1, एल डबल डैश वाले पर संतुलन बिंदु है E2। इस पर आय का स्तर है Y1, इस पर आय का स्तर है Y2। Y2 ज़्यादा है, Y1 कम है, इतना हम ध्यान रखें। और तब हम देखते हैं कि इन दोनों बिंदुओं से हमें एक और नई सूचना मिल रही है। वो क्या है? वो ये है कि जब ब्याज का स्तर है I1 और आय का स्तर है Y1 जो इस समीकरण में है, तो वो स्थित E1 बिंदु पर है और इस बिंदु पर मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति बराबर है, अर्थात मुद्रा बाजार में संतुलन है। तो मुद्रा बाजार में संतुलन कब है? जब ब्याज दर है I1 और आय है Y1। और अब अगले चित्र में अगर हम ब्याज दर को I1 दिखा दें और Y1 जो आय है उसको Y1 यहाँ दिखा दें, तो अगर यहाँ Y1 है तो इसको दोनों को जब मिलाएंगे तो E1 डैश हमें एक बिंदु मिलेगा जिस पर ब्याज दर I1 है और आय Y1 है। और जब ब्याज दर I1 और Y1 आय है तो मुद्रा की कुल मांग मुद्रा की कुल पूर्ति E1 बिंदु पर बराबर है। इसका मतलब संतुलन की स्थिति है। इसका अर्थ ये हुआ कि इस बिंदु पर मुद्रा बाजार में संतुलन है जब ब्याज की दर है I1 और आय का स्तर है Y1। तो इस बिंदु पर मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति बराबर है, संतुलन की स्थिति है। इस चित्र में इसका हमने नाम दिया है E1 डैश। और अगर हम अब इस स्थिति को देखें कि जब ब्याज की दर I2 है, तब हम इस मांग वक्र पर हैं और इस मांग वक्र में आय है Y2। इसका मतलब जब आय Y2 है और जब ब्याज दर I2 है तो संतुलन का बिंदु E2 है जिस पर मांग पूर्ति बराबर है। तो अगर हम आय के स्तर को Y2 दिखाएं, हम जानते हैं कि Y2 I1 से ज़्यादा है, जिसके आगे आएगी। I2 I1 से बड़ी है, ये ऊपर है, ये इसको एजिटे जैसे ही गई है। तो I2 ये है, Y का स्तर ये है, संतुलन का बिंदु यहाँ होगा जहाँ पर कुल मांग कुल पूर्ति बराबर है। इसका मतलब है कि हमको दो ऐसे बिंदु मिले हैं जिस पर मुद्रा बाजार में कुल मांग और कुल पूर्ति बराबर है और संतुलन की स्थिति है। इसका मतलब है कि हमारे जो बिंदुपथ है संतुलन का, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था गुजरती है, वो इन दोनों बिंदुओं से गुजरेगी। और इसका अर्थ ये हुआ कि अगर इन दोनों बिंदुओं को मिलाकर एक हम वक्र खींचते हैं तो इसका ये अर्थ है कि हमने तो चित्र में केवल दो ही बिंदु को बनाया है। अगर हम तमाम मांग वक्र बनाते तो अलग अलग मांग वक्रों पर ये अलग अलग संतुलन के बिंदु मिलते और कई संयोग हमको इस चित्र में दिखाई पड़ते। सबको मिलाते तो भी वही वक्र मिलता और इनको मिलाने से ये वक्र हमको मिल रहा है। इस वक्र को हम E1 डैश और E2 डैश को मिला के एक हमने वक्र बनाया और हम कह रहे हैं क्योंकि ये दोनों बिंदुओं पर संतुलन है, इस नाते इस वक्र के प्रत्येक बिंदु पर संतुलन है। या हम ऐसे कहें कि जिन जिन बिंदुओं पर ब्याज दर और आय के जिन जिन संयोगों पर समग्र मांग और समग्र पूर्ति बराबर है, उन संयोगों को यदि हम मिला दें तो हमको एक वक्र मिलेगा। वो वक्र E1 डैश और E2 डैश से होकर गुजरेगा। इस नाते अगर इस वक्र को हम खींचें तो ये वक्र LM होगा, जो नाम दे रहे हैं LM। L का मतलब यहाँ है मुद्रा की मांग से और M का मतलब हम मुद्रा की पूर्ति से। और LM हमको ये बता रहा है कि इस वक्र के प्रत्येक बिंदु पर L बराबर M है, मुद्रा की मांग बराबर मुद्रा की पूर्ति है। और इसलिए LM वक्र पर के प्रत्येक बिंदु पर मुद्रा बाजार में संतुलन की स्थिति है। एलॉन्ग द कर्व LM, इस वक्र के प्रत्येक बिंदु पर मुद्रा बाजार में संतुलन की स्थिति है, अर्थात कुल मांग कुल पूर्ति बराबर हैं। तो दो चीज़ें स्पष्ट हो गई। LM वक्र है क्या? LM वक्र एक ऐसा वक्र है जो आय और ब्याज दर के तमाम असंख्य संयोगों को प्रदर्शित करता है जिन पर मुद्रा बाजार में संतुलन की स्थिति है, कुल मांग कुल पूर्ति बराबर है। और नंबर 2, LM वक्र बाईं से दाईं ओर ऊपर उठता हुआ होता है, जो बताता है कि ब्याज दरों और आय के बीच धनात्मक संबंध है। जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे
ब्याज की दर भी बढ़ती है एल एम वक्र पर, और तभी संतुलन की स्थितियाँ प्राप्त होती हैं, हमें संस्थिति की स्थिति प्राप्त होती है। तो ये एल एम वक्र जो है इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण है कि इस वक्र के प्रत्येक बिंदु पर मुद्रा बाजार में संतुलन की स्थिति है, कुल मांग और कुल पूर्ति बराबर है। अब हम यहाँ आएंगे, यहाँ पर जब ये वक्र शिफ्ट हुआ था यहाँ से यहाँ तक, तो बीच में कितना अंतराल होगा? ये अंतराल उतने होगा जितना दोनों आयों में अंतर है और उसको हम k से गुणा कर दें। जैसे ये दोनों वक्र लिखे हुए हैं, दोनों वक्रों के सूत्र, ये एल डैश ये है, एल डैश ये है, ये डबल डैश ये है। y2 वाले में से y1 घटा दें तो घटाने के बाद जो अंतर आएगा सारी चीज़ें एक दूसरे से कट के आएंगे y1 y2 माइनस y1 और उसको k गुणा करेगा तो कुल मिला के एल डैश माइनस L1 डैश बराबर होगा y2 y1 और इसका k से गुणा, और इस प्रकार से ये दोनों का अंतर डेल्टा y होता है, अर्थात आय में कितनी वृद्धि हुई है उसको k से गुणा कर दीजिए, जितना आएगा वही इन दोनों के बीच का अंतर होगा। तो इस प्रकार से एल एम वक्र कैसा होगा, कैसे इसका बना, ये हमने देख लिया है। अब एक चीज़ अब और देखेंगे कि एल एम वक्र में शिफ्टिंग कैसे होती, खिसकाव कैसे होता, क्या वो आगे पीछे सरकता है और कैसे सरकता है। तो हम आपको पहले ही बता रहे हैं कि एल एम वक्र में खिसकाव तब होगा, वो शिफ्ट तब करेगा, विवर्तित तब करेगा अपने स्थान से जब मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन हो जाता है। कहने का मतलब ब्याज दरें यथावत बनी रहेंगी, आय का स्तर ज्यों के त्यों बना रहेगा, और अगर मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि हो जाए या कमी हो जाए, ये केंद्रीय बैंक के हाथ में है, वो मुद्रा की पूर्ति को कभी भी घटा बढ़ा सकता है। अगर वो मुद्रा की पूर्ति को घटा बढ़ा देता है तो एल एम वक्रों में खिसकाव या विवर्तन हो जाएगा। उसको हम यहाँ देख सकते हैं। देखिए, हमने एक मुद्रा का मांग का वक्र लिया है L1 और मुद्रा के पूर्ति का ये वक्र लिया है M/P, दोनों के ऊपर बार है, प्रारंभिक स्थिति है। ये मुद्रा की पूर्ति है, यहाँ से यहाँ तक समझिए, और इसको दिखाने वाला ये वक्र है। ये मुद्रा की मांग का वक्र है, इनमें से कोई एक वक्र हमने ले लिया है, मान लीजिए पहले वाला। तो इस वक्र पर ये संतुलन का बिंदु है E1, और अगर ये पहला वाला वक्र लिया है तो मान लें कि आय का स्तर y1 है, तो आय का स्तर y1 है और उससे संबंधित ये मांग का वक्र है, ये पूर्ति का वक्र है और संतुलन का बिंदु E1 पर है जब ब्याज की दर है EI1, और ये है यहाँ पर मुद्रा की पूर्ति का बिंदु, और यही मुद्रा की मांग का बिंदु भी है, मांग पूर्ति बराबर इस बिंदु पर। अब यदि मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाए और बढ़ी तो देखिए सरक ये हो गया M'/P', और ये वक्र दूसरा हो गया जिसमें P तो यथावत है लेकिन M की मात्रा पहले से बढ़ गई है, और ये वक्र का रूप आया। और इस वक्र को, ये मांग वाले वक्र को अब ये E1 के स्थान पर E2 बिंदु पर काट रहा है। संतुलन का बिंदु यहाँ है, तो पहले संतुलन का बिंदु यहाँ था, अब संतुलन का बिंदु यहाँ है। देख लीजिए इस ब्याज दर पर, अगले चित्र में इस ब्याज दर पर आय का स्तर है y1, और इस स्थिति में भी आय का स्तर वही है क्योंकि वक्र तो वही है, L1 ही है, और L1 पर आय उतनी ही है जितनी इस बिंदु पर है, उतनी ही इस बिंदु पर है। तो इस ब्याज दर पर भी आय का स्तर y1 है E1 पर, और इस ब्याज दर पर भी आय का स्तर y1 है, और लेकिन ये बिंदु हमारा यहाँ है और दूसरा वाला बिंदु आय के इस स्तर पर यहाँ है। मतलब जब आय y1 है तो ये I2 ब्याज दर के स्थान पर यहाँ पर है हम, और I1 की स्थिति में हम यहाँ पर हैं, और दोनों संतुलन के बिंदु हैं। इसका मतलब दोनों वक्रों से LM वक्र गुजरेगा, और LM वक्र नीचे से ऊपर बढ़ता हुआ होता है। इसका मतलब जब इस बिंदु से गुजरेगा तो नीचे से ऊपर उठता हुआ होगा, और जब इस बिंदु से गुजरेगा तब भी नीचे से ऊपर उठता हुआ होगा। इसका मतलब अगर एक एक बिंदु हमको पता है तो दोनों बिंदुओं से जो LM वक्र गुजरेंगे वो चित्र में जैसा दिया हुआ है, एक वक्र होगा LM, दूसरा वक्र होगा LM डैश।
क्योंकि ये प्रारंभिक वाला वक्र है E1 बिंदु, जब मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन नहीं हुआ था। ये तब का बिंदु है जब मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन हो गया है। तो मुद्रा के पूर्ति में हुआ क्या है, वृद्धि हुई है। तो हम देखें कि वक्र हमारा किधर गया, तो हम पाते हैं कि जब मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है तो वक्र जो है ये वाला वक्र जो है ये नीचे की ओर शिफ्ट हुआ है। और इस प्रकार से वक्र में इस तरह का खिसकाव हुआ है। इस वक्र पर और इस वक्र में ये डिफरेंस है कि ये लंब वक्र विवर्तित हो जाएगा, अपनी जगह से खिसक जाएगा और तब खिसकेगा जब मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि हुई है। जब पूर्ति में वृद्धि होगी तो वक्र नीचे खिसकेगा, जब मुद्रा की पूर्ति में कमी होगी तो ये वक्र इधर से गुजरेगा। तो इस प्रकार से मुद्रा ये एलएम वक्र में खिसकाव जो है वो तब होता है जब मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन किया जाता है, वृद्धि या कमी। यहाँ पर एक चीज़ और आपको ध्यान दिला दें, आज तो नहीं हो पाएगा, किसी दूसरे दिन चर्चा होगी, क्योंकि काफ़ी विस्तार से बताने पर ही आप लोगों को समझ में आएगा कि ये जो वक्र का स्लोप है, ढाल है, ये ऐसे है, ये ऐसे खड़ा भी हो सकता है, ऐसे थोड़ा बड़ा भी हो सकता है। तो वक्र की ढाल अगर बदलती है तो उस वक्र की ढाल बदलने से संस्थिति में परिवर्तन होगा, बाजार की स्थितियों में परिवर्तन होगा और उसके तमाम मौद्रिक नीतियों पर असर देखे जा सकते हैं कि क्या करने से क्या बदलाव आएगा जब स्लोप ऐसी होगी तो, जब स्लोप ऐसी होगी तो इस दृष्टि से हमको इतना ज़रूर जान लेना चाहिए कि अभी जैसे हमने कहा कि ये वक्र ऊपर जाएगा, फिर हमने कहा ये वक्र सरक जाएगा नीचे ऊपर। तीसरा एक और सवाल आएगा कि ये वक्र क्या ज़्यादा स्टीप खड़ा हो जा सकता है या ज़्यादा और फ्लैट हो सकता है। ये इस पर निर्भर करेगा, इस मान पर। ये जो h है वो मान है जो मुद्रा की मांग ब्याज दर के प्रति कितनी संवेदनशील है उसको दिखाता है। h का मान बड़ा हो सकता है, h का मान छोटा हो सकता है, और वही h का मान ही ये तय करता है कि वक्र जो है वो फ्लैट होगा या खड़ी ढाल वाला होगा। हम केवल निष्कर्ष आपको बता दें, समझाने का आज नहीं अवसर होगा कि अगर ये h का मान छोटा होगा तो वक्र खड़ा होगा, उसकी ढाल ज़्यादा खड़ी होगी, और ये h का मान बड़ा होगा तो वक्र फ्लैट होगा। और चरम स्थितियों में ये होता है कि एलएम वक्र एक स्थिति में वर्टिकल भी सीधे खड़ा हो सकता है, एक बीच में ऐसे हो सकता है। सामान्यतः बीच वाली स्थितियाँ होती हैं और वो इस पर निर्भर करता है कि h का मान कम है या ज़्यादा है। आज यहीं समाप्त करते हैं। हमने एलएम वक्र कैसे बना ये भी देख लिया, ब्याज दरों और आय के माध्यम से इस पर किस तरह के प्रभाव पड़ते हैं, और ये मुद्रा बाजार में संतुलन की स्थिति को प्रदर्शित करता है। अब इन वक्रों के माध्यम से हम अगले वाले वीडियो में ये देखने का प्रयास करेंगे कि मुद्रा बाजार और वस्तु बाजार में अगर दोनों में संतुलन स्थापित करना हो तो इन वक्रों का प्रयोग करके हम कैसे एक साथ मुद्रा बाजार और वस्तु बाजार में संतुलन स्थापित करेंगे। धन्यवाद।